नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दावोस में WEF की 56वीं बैठक शुरू। भारतीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित 123 देशों में 3000 वैश्विक नेता होंगे शामिल। यूपी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के डीबीटी कार्यक्रम में सीएम योगी 62 लाख लाभार्थियों को मिला पक्का घर। नीतीश कुमार ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति की, विकास और बेहतर प्रशासन की जताई उम्मीद। नीट छात्रा मौत के मामले में SIT जांच जारी। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द, अटकलों का बाजार गर्म। जहानाबाद घटना पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा सख्त, बोले दोषियों को नहीं मिलेगी राहत। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 56वीं सालाना बैठक में भाग लेने के लिए कई दिग्गज नेता, भारतीय नेता पहुंच चुके हैं, जिनमें केंद्रीय नगर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय नवीन ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हैं। 19 से 30 जनवरी तक चलने वाली इस 5 दिवसीय बैठक में 130 देशों से लगभग 3000 वैश्विक नेताओं ने शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिकी टैरिफ, भू राजनीतिक तनाव और विभिन्न देशों के बीच जारी संघर्षों के कारण वैश्विक अस्थिरता को बीच हो रही इस बैठक को थीम ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग रखी गई है, जो बटे हुए विश्व में सहयोग और संवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर की राजनीतिक भागीदारी देखने को मिलेगी, जिसमें 400 से अधिक राजनेता, कम से कम 64 राष्ट्राध्यक्ष प्रमुख और G7 के 6 नेता, 30 से अधिक विदेश मंत्री, 60 से ज्यादा वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, जर्मनी के चांसलर फेडरिक और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन समेत कई वैश्विक नेता भाग लेंगे। साथ ही 1700 से अधिक CEO शामिल हैं। इस मंच पर मौजूद रहेंगे और भारत से 4 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री, 100 से अधिक शीर्ष और CEO प्रमुख भी भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत आयोजित डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 8.5 वर्षों में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आज इस योजना के तहत 2 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा भी गया है, जिससे कुल संख्या बढ़कर 62 लाख हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पक्के आवास की सुविधा मिली है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन और सशक्त नेतृत्व को जाता है। बहनों और भाइयों, अगर देखा जाए तो पिछले 9.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं, यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विभिन्न जिलों के प्रभारी मंत्री के रूप में मंत्रियों की नियुक्ति की है। इस अवसर पर सभी मंत्रीगण को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि नियुक्त मंत्री जिले के विकास के सारथी बनकर जिलों के समग्र उत्थान में एक अनुकरणीय भूमिका निभाएंगे और जनता को बेहतर सेवाएं भी प्रदान करेंगे। बुलंदशहर में SIR के तहत मतदाता सूची से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। सभी बूथों पर BLO फॉर्म 6 भरवा कर नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कर रहे हैं। वहीं जिनके नाम में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, उन्हें फॉर्म 8 के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से भरे जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी का नाम वोट सूची में नहीं है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर्म 6 के माध्यम से उसका नाम सूची में शामिल किया जाएगा। इस अभियान के दौरान जिलाधिकारी श्रुति ने सभी बूथों का भ्रमण किया और BLO को दिशा निर्देश दिए ताकि प्रक्रिया सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरी हो सके।
आज 18 तारीख को निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें सभी BLOs अपने अपने बूथ पे बैठेंगे और अपने वोटर लिस्ट और ASD की सूची लेके बैठेंगे। और सभी मतदाता जिनको भी कोई इशू है या जिनको नया फॉर्म भरवाना है या कोई चेक करना है, तो वो यहाँ पर आकर अपना चेक कर सकते हैं और सभी BLOs उनको संपूर्ण सहयोग देंगे। पूरे जनपद में सभी BLOs जो हैं अपने अपने बूथ पे ये कार्रवाई कर रहे हैं और मेरी अपील है सभी मतदाताओं से कि आज के विशेष अभियान में अपना सहयोग देकर इसको सफल बनाएं। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा प्रस्तावित प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक रद्द कर दिया गया। बताया गया कि मामले की जांच फिलहाल SIT कर रही है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संभव नहीं है। गौरतलब है कि नीट छात्रा की मौत को 7 दिन बीत जाने के बाद आज हॉस्पिटल प्रबंधन प्रेस के सामने अपना पक्ष रखने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर इसे कैंसिल कर दिया गया। इस पूरे मामले की जांच SIT के हाथ में है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होने के बाद अब कई तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है, जिससे मामले को लेकर सवाल और खड़े हो रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जहानाबाद की घटना को लेकर कहा कि इसमें जो भी व्यक्ति संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में पूरी तरह कानून का राज कायम रहेगा और किसी भी तरह की लापरवाही या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सजग है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की संस्कृति ऐसी है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता और मेहनत के बल पर किसी भी पद तक पहुंच सकता है। आपकी सरकार क्या कर रही है सर? जहानाबाद में साफ शब्दों में हमने कहा है कि जो भी लोग संलिप्त हैं, कार्रवाई हुई है और पूरी जांच के बाद संचालन करने वाले पर भी अंगुली उठ रहा है, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर गलत करने वाला और हमारी बेटियों के साथ इस तरह से जिन लोगों का कुकृत्य आया है, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी तरह से बिहार में कानून का राज स्थापित होगा और कानून तोड़ने वाले को सबक सिखाने की पूरी जिम्मेवारी सरकार कर रही है। महोबा जिले में विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और MLC जितेंद्र सिंह सेंगर ने भाग लिया। चरखारी ब्लॉक के सुबा गांव में आयोजित इस कृषक श्रमिक ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों को योजना की विशेषताओं की जानकारी भी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि मनरेगा का नाम बदलकर अब जी राम जी किया गया है, जिसके तहत मजदूरों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि जी राम जी बिल में कई अहम प्रावधान भी किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत अब मजदूरों को 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि योजना को खेती के सीजन से अलग लागू किया जाएगा ताकि किसान खेती के साथ साथ मजदूरी भी कर सके। योजना में काम पूरी तरह बायोमेट्रिक प्रणाली से होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मजदूरी का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा और यदि किसी कारणवश भुगतान में देरी होती है तो ब्याज सहित सीधे राशि श्रमिकों के खातों में भेजी जाएगी। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआ थाना अंतर्गत भूतनाथ रोड स्थित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में आवास बोर्ड की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा एक आक्रोशपूर्वक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि आवास बोर्ड ने अखबार के माध्यम से सूचना जारी कर 15 दिनों के भीतर कॉलोनी खाली करने का निर्देश दिया है, जिससे वर्षों से यहां रह रहे लोगों में भारी रोष है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि पिछले 30 से 35 वर्षों से यहां रह रहे और किसी भी कीमत पर अपने खाली घर नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जान ही क्यों ना देनी पड़े। लोगों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से सरकार से यह मांग करते आ रहे हैं कि यहां रह रहे मिडिल क्लास और गरीब परिवारों को उचित आवंटन कर मकान दिया जाए। इसके लिए वे निर्धारित राशि या शुरुआती कीमत से 10 गुना तक देने को भी तैयार हैं और आसान किस्तों में भुगतान की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी आवास बोर्ड द्वारा बार बार मनमानी कर रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सूरत के हजीरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज आयोजित नौका दौड़ प्रतियोगिता के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर में आयोजित 10 नौका दौड़ के दौरान हजीरा के पास अचानक एक नाव अनियंत्रित होकर पानी में पलट गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया।
जानकारी के अनुसार प्रतियोगिता पूरे जोश खरोश के साथ चल रही थी, तभी तेज लहरों के बीच संतुलन बिगड़ने से एक नाव पलट गई। इस नाव पर कुल 8 लोग सवार थे। नाव पलटते ही दर्शकों और आयोजकों में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि नाव पलटने के तुरंत बाद सभी सवार तैरने लगे और उनकी सूझबूझ से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मशहूर तीर्थ स्थल बेट द्वारका पर ब्राह्मणों और मंदिर ट्रस्टियों के बीच विवाद गहरा गया है। यजमान संस्कृति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने बेट द्वारका स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में काली पट्टी बांधकर और मंत्रोच्चार के साथ मंदिर ट्रस्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि पिछले 26 दिनों से उन्हें बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जिससे उनकी धार्मिक परंपराओं और अधिकारों का हनन हो रहा है। पुरोहितों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए जल्द समाधान की मांग की है। तीर्थस्थल बेट द्वारका पर यजमान संस्कृति से जुड़े तीर्थ पुरोहितों ने आज बेट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर में काली पट्टी बांधकर और मंत्रोच्चार करके मंदिर ट्रस्टियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि आज 26 दिन हो गए हैं, ट्रस्टियों ने हमें बेट द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में एंट्री नहीं करने दी। तीर्थस्थल बेट द्वारका के पुजारी अजय भाई वायडा का इस पर क्या कहना है, सुनिए। हमारे पूर्वज ब्राह्मण यहाँ पे 500 साल पहले से यहाँ पे यजमान वृत्ति का यहाँ पे करते हैं। जो सभी यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर से कोई भी सनातनी हमारे द्वारकाधीश मंदिर के अंदर में भीतर में आता है तो हर जगह का एक सिस्टम होता है तो वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं वो पूरा बही खाता उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी का नामा रखते हैं, जिनसे आगे आने वाले पीढ़ी को उसको प्रोत्साहन मिलता है, सनातन धर्म के विषय में वो जान सकते हैं। आज हमारी ये दुर्दशा हो गई है कि द्वारकाधीश मंदिर के भीतर के अंदर में ब्राह्मण परिवार को उनके यजमान को लेके जाने से वर्जित किया जा रहा है। हमको हमारे घर चलाने के लिए कोई यहाँ पे व्यवसाय कोई रोजगार अभी कुछ बचा नहीं है। इतना समय से हम शांति और सुविधा के साथ में मंदिर प्रशासन के साथ में रह के एक दूसरे से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर के साथ में रह के वो काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज ये सबने सभी पंडित लोगों को, ब्राह्मणों को, यजमान वृत्ति करने वाले पुरोहितों को मंदिर से बाहर निकाल के सबको बेरोजगार कर दिया है। तो हमारी सरकार से एवं प्रशासन से नम्र निवेदन है कि 300 ब्राह्मणों का कोई हित यहाँ पे लेके और जिनके लिए हमको यहाँ से अनुमति मिले और हमारे सामने हमारे ऊपर में दया दृष्टि की भावना रखे, जिसके लिए हम शांति सुविधा और गांधी के चिन्ह हुए मार्ग से काली पट्टी लगा के सभी तीर्थ पुरोहितों यहाँ पे शांतिमय आंदोलन का शुरुआत किया है। तो हमारे निवेदन है कि सभी प्रशासन हमारी वेदना को सुनेंगे और हमको न्याय दिलाएंगे। वही द्वारकाधीश। राष्ट्रीय समाचार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें संवैधानिक अधिकार मिला है, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हम यजमान का काम करते आ रहे हैं और ब्राह्मणों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर करती है। बेट द्वारका में करीब 50 गुगली ब्राह्मण है। उनका पूरा गुजरान उनकी यजमान स्वभाव पर ही आधारित है। हम कभी अपनी मर्यादा नहीं भूले हैं और न ही किसी यजमान से गलत तरीके से पैसे मांगे हैं। इसकी बजाय हम बेट द्वारका आने वाले मेहमानों के साथ रहते हैं और भगवान कृष्ण का महत्व समझते हैं। प्रेसिडेंट बेट द्वारका गुगली ब्राह्मण समाज के धर्मेंद्र भाई ठाकर का इस पर क्या कहना है, सुनिए। आज रोज हमने ये काली पट्टी बांध के जो गांधी चिंता मार्ग से हम लोग ये विरोध कर रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि ब्राह्मण लोग मंदिर से जुड़े हुए हैं आदिकाल से। जब भी मंदिर की स्थापना हुई तब से, तो आज लास्ट 25 दिन से हमारा यात्री लोग, जो यात्री हमारे पहचान वाले आते हैं, दूसरे यात्री लोग हैं, उसको ले जाने का मंदिर प्रशासन ने जो बंद करवा दिया है और आगे भी ये लोग बंद ही रखना चाहते हैं। ऐसी मंदिर प्रशासन ने मेरे से बात किया है। तो इसके आगे भी हम इसी तरह का शांतिपूर्ण माहौल से विरोध करता रहेंगे। हमारा रोजी रोटी का साधन द्वारकाधीश है, मंदिर है, हम मंदिर से जुड़े हुए हैं। हमारा बंधारणीय अधिकार है जो छीना गया है। तो हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, मंदिर प्रशासन से और गुजरात सरकार से, इसका कोई ना कोई रास्ता निकल के हमारी रोजी रोटी चालू करे। इस गांव में और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। आज आपने किस प्रकार विरोध किया है? आज हमने द्वारकाधीश हमारे इष्ट देव है, उसके सामने बैठ के काली पट्टी धारण करके संस्कृत के श्री सूक्त के पाठ किए हैं और भगवान को अर्जी किया है कि अभी हमारा कोई है नहीं, हम आपके शरण में आए, आप हमारे इष्ट देव है, तो आप ही कुछ ये लोगों को सद्बुद्धि दो
और रास्ता निकाले और हमारा रोजी रोटी चालू हो जाए। यजमान उसी ब्राह्मण को जो भी दक्षिणा मिलती है उसका भी स्वीकार करते हैं, लेकिन पिछले 26 दिनों से ट्रस्टियों के तुगलिक फरमान के बाद उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से रुक गई है। उनके बार बार ट्रस्टियों से आपसी सहमति से फैसला लेने की गुहार लगाने के बाद भी ट्रस्टियों ने उनका बॉयकॉट कर दिया है। क्योंकि ब्राह्मण अपने यजमानों के साथ बेट द्वारका मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए कुछ यजमानों को भी परेशानी हो रही है। इस घटना पर निधि उपाध्याय का क्या कहना है, सुनिए। जय द्वारकाधीश। मैं अहमदाबाद से आई हूँ और आज मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ यहाँ पे। मेरे चंडीगढ़ से, बिहार से सारे लोग मेरे साथ आए हैं। हम लोग पहले 3 से 4 बार यहाँ आ चुके हैं। जो हमारे साथ ऑलरेडी हमारे पंडित जी होते थे, तो हम उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें एक बार कांटेक्ट किया तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे तो इतना सब कुछ चल रहा है। तो हमें यहाँ पे आके बहुत दिक्कतें, हम लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत आए हुए अभी सर, हम लोग अभी बेट द्वारका आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। हमारे पंडित जी होते थे तो हमें आसानी से दर्शन करवा देते थे, तो हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होती थी। आज मैं अपने परिवार के साथ, मेरे साथ सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो उनको लेके जाना इतना भीड़ में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे पंडित जी हैं, उनकी आमदनी यही है। देखिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हमारे प्रशासन से कि जो भी पंडित जी हैं, उनको उनकी कमाई का वो मत रोकिए, ठीक है। कमाई का कोई, ठीक है, उनको भी ध्यान रखिए और उनको आगे लेके चलिए, ताकि आगे जो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं इतनी दूर दूर से दर्शन करने के लिए, आम पब्लिक जो तकलीफ पा रही है वो ना हो उनको। धन्यवाद। मेजबानी का स्वभाव ब्राह्मणों का अधिकार है, जिससे बुजुर्ग और बीमार लोग दर्शन का लाभ उठा पाते हैं, जिसके बदले में खुश यजमान ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। इस तरह दोनों के समय से लगातार दर्शन के इंतजाम होते जाते रहते हैं और ब्राह्मणों की रोजी रोटी भी चलती है। इसलिए ब्राह्मणों का मेजबानी का स्वभाव जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। इस पर अजय राठौड़ का क्या कहना है, सुनिए। आज 2 दिन से नहीं, पर मुझे 20 दिन से पता है कि जो बेट द्वारका के जो ब्राह्मण है उनको थोड़ा बहुत अन्याय, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अन्याय हो रहा है। क्या है, गांधी इंडिया मार्ग के प्रदर्शन क्या है, वो अच्छा प्रदर्शन है और इन लोगों को अन्याय हुआ है। वो नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेंगे? अन्याय किस प्रकार का हुआ है? अन्याय अन्याय ऐसे हुआ है कि 100 साल से ये लोग, 100 साल से ऊपर ये मंदिर क्या सब व्यवस्था 40% के पार्टनर है मंदिर के, 40% के, 60% मंदिर पार्टनर है, 40% के ये लोग पार्टनर है और इसको आज मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि इसकी इनकम बंद हो रही है सबकी। तो आज ये पंडितों की परिस्थिति क्या है? आज की पंडितों की परिस्थिति एकदम खराब परिस्थिति है। इनकी रोजी रोटी 20 दिन से बंद है और हम लोग उसके साथ है, उसके टेके में है हम लोग। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये लोग तय करेंगे, वो जो भी करेंगे उसके साथ हमारा टेका रहेगा। ब्राह्मणों की बात सुनने के बाद जब बेट द्वारका मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी से बातचीत की गई, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट की ओर से ब्राह्मणों पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई गई है। ट्रस्टी के अनुसार डीएसपी के निर्देश पर एग्जिट गेट से आने वाले लोगों को रोका गया है, ताकि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या हादसा न हो। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में दर्शन की व्यवस्था की गई है। इस पर ट्रस्टी बेट द्वारका मंदिर के प्रमुख भट्ट का क्या कहना है, सुनिए। मैं यहाँ करीब 6-7 साल से ट्रस्टीगण में हूँ। हमने देखा है कि यहाँ जो गुगली ब्राह्मण हैं वो सब अपना धंधा कर रहे हैं और यात्रियों को गाइडेंस दे के अपना जो धंधा चला रहे हैं, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये ब्रिज बनने से, 2 साल से ब्रिज बनने से यात्रियों का आवागमन बहुत ज्यादा हो गया और मंदिर में इतनी व्यवस्था पुराना है ना, तो व्यवस्था नहीं आने जाने की। इसलिए डीएसपी की सूचना के अनुसार हमने जो किया है कि भाई आउट गेट और एग्जिट गेट और इन गेट दोनों अलग अलग किया है। पश्चिम की तरफ यहाँ अंदर आने का गेट है और पूर्व की तरफ जो है वो एग्जिट गेट है। उसमें सब अपना समझते आते जाते धंधा करते हैं। लेकिन अभी ये नाताल की जो रजा आया, वहां तक तो सब वीआईपी बोल के ले जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ शुक्ला साहब करके आए थे तो उन्होंने मना किया कि भाई अभी एग्जिट गेट बंद करो आने के लिए और आगे से चलाओ। तो गुजरात में ऐसा कोई है ही नहीं कि भाई जो दूसरे राज्यों में हो सके ऐसा कोई आने जाने का वीआईपी मार्ग हो। गुजरात में वो नहीं है, भले ज्यादा होता होगा लेकिन यहाँ है नहीं। हमारी कोई तकलीफ नहीं है,
फिर भी यदि किसी को कोई तकलीफ है, ब्राह्मण को, यात्रिक जो घुमाते हैं उसको कोई तकलीफ है, तो हम आने वाला हमारी बोर्ड की जो मीटिंग होगा उसमें हम करेंगे बात, और बातचीत करके जो नतीजा निकलेगा सर्वसम्मति से कोई हम बताएंगे। ट्रस्टी ने कहा कि होस्ट करने का अधिकार ब्राह्मणों का है और ट्रस्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी ब्राह्मण को किसी प्रकार की परेशानी है तो उसकी जांच की जाएगी और ट्रस्ट की अगली बैठक में इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।